तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ और इंसुलेटिंग मटेरियल्स देखे थे, जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में देखे थे, और उसके बाद हम लोगों ने रबर, सिंथेटिक रबर के बारे में, नेचुरल रबर के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस, और हम लोगों ने माइका देखे थे और माइका का कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे, है ना। तो आज हम लोग ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ और इंसुलेटिंग मटेरियल्स और उनका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ताकि यहाँ पे हम अपना इंसुलेटिंग मटेरियल्स जितने पढ़े उतने बहुत सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। तो आज हम लोग कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा ग्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्लास देखेंगे। तो आप सबको पता है कि ग्लास क्या होता है, आप सबको पता है, ठीक है। बल्कि मैं एक बार बता देता हूँ, ग्लास आपका ऐसा एक मटेरियल होता है जो कि नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो मतलब आपका जो ग्लास रहता है वो आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और ये थोड़ा ब्रिटिल होता है और हार्ड भी होता है, ठीक है। ब्रिटिल और हार्ड भी होता है। इसके साथ साथ ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका पानी में क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। उसके बाद ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ग्लास के बारे में है। तो अगर आपको ग्लास के बारे में जानना है तो आप लोग क्या समझ सकते हो कि एक जो ग्लास है ये आपका क्या है, एक ट्रांसपेरेंट, ब्रिटिल और हार्ड मटेरियल है। उसके बाद ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता और एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ग्लास के बारे में, तो ग्लास को आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में या बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में ग्लास को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप अगर देखेंगे तो अब फ्यूचर में जब यूज़ किया जाता है तो अभी आपको एप्लीकेशन पता होगा, लेकिन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है, ठीक है, ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। और उसके बाद ग्लास में एक और अच्छा प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें स्लो एजनिंग होती है, मतलब ये जल्दी इसका एज ख़त्म नहीं हो जाता और ये ज़्यादा दिन चलता है। और उसके साथ साथ इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपका ग्लास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस कम रहता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है और लॉस इसमें कम रहता है। तो ये एक रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न क्या है कि इसमें एजनिंग नहीं होता, और तीसरा रीज़न आपका क्या है कि इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इन सारे रीज़न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ग्लास के प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ग्लास का कुछ अपना लिमिटेशंस भी है, बल्कि हम लोग लिमिटेशंस जानना ज़रूरी है। कुछ एप्लीकेशंस में आपको लिमिटेशंस जानना होता है। तो जैसा अगर आप ग्लास का एक लिमिटेशन देखेंगे तो ग्लास को मैन्युफैक्चर करना इजी नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्यों, क्योंकि ग्लास बहुत डेंस है और बहुत हेवी मटेरियल है, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से ग्लास का एक ही लिमिटेशन है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये थोड़ा डेंस है और थोड़ा हेवी है। लेकिन ग्लास का अपना प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, ग्लास का अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक लॉस बहुत कम है, और इसमें एजनिंग भी बहुत धीरे धीरे होता है, और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो इन रीजंस की वजह से ग्लास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं ग्लास का एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्लास का एप्लीकेशंस लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्लास का एप्लीकेशंस देखेंगे तो जैसा कि हम अगर देखेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, कुछ मोल्डेड डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। मोल्डेड डिवाइसेस मतलब जहाँ पे थोड़ा बेंड वेंड रहता हो, जैसा कि अगर आप ट्रांसफार्मर के देखेंगे या आप पोल्स के ऊपर इंसुलेटर्स देखेंगे, बुशिंग्स या इंसुलेटर्स, ठीक है। बुशिंग्स में या आपका पोल्स के ऊपर जो इंसुलेटर्स रहता है उनमें ग्लास को भी यूज़ करते हैं कुछ जगह, क्योंकि थोड़ा बेंड चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं बुशिंग आपका कैसा रहता है, ऐसा रहता है आपका बुशिंग। तो ये थोड़ा बेंड है ना, तो ये ऐसे एप्लीकेशंस में आपका ग्लास को यूज़ कर सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा, ठीक है। तो एक और एप्लीकेशन क्या है, आप ग्लास को कैपेसिटर्स में भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एप्लीकेशन जो बहुत लोग जानते हो वो है ग्लास को आप रेडियो और टीवी के ट्यूब्स में भी यूज़ करते हैं। जैसा आप
अभी तो एलईडी एलसीडी टीवीज आ गई है। जैसे आप लोग अगर पुराना टीवीज देखते हो तो पुराना टीवीज मोटे होते हैं, तो कभी आप टीवी ओपन किए और देखते हो तो टीवी के पीछे ऐसा एक ट्यूब आता है एंडिंग में, ऐसे यहाँ पे आपका स्क्रीन रहता है तो यहाँ एंडिंग में एक ट्यूब रहता है, ठीक है। ये जो ट्यूब है ये किसका किसका बना रहता है, ये भी आपका ग्लास का बना रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा और ग्लास को कहाँ यूज़ करते हैं, आप अगर बल्ब देखेंगे या आप फ्लोरेसेंट लैंप या आप जिसको ट्यूबलाइट लाइट बोलते हैं, तो लाइट में भी आप देखते हो तो उसका जो ट्यूब रहता है ट्यूबलाइट का, वो आपका किसका बना रहता है, ग्लास का बना रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्लास के अलग अलग प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब ग्लास के बारे में जान लिए तो हम लोग अब जाएंगे फाइब्रस मटेरियल्स। उसमें हमारा पहला आता है कॉटन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बहुत फाइब्रस मटेरियल्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कॉटन के बारे में, जो भी एक कपड़ा है कॉटन, ठीक है। तो कॉटन के बारे में जानेंगे। अगर आप कॉटन देखेंगे तो कॉटन आपका क्या है, एक नेचुरल फाइब्रस मटेरियल है, ठीक है। तो आपका जो कॉटन है ये आपका क्या है, एक नेचुरल फाइब्रस मटेरियल है, ठीक है। और ये आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना, कॉटन का प्लांट्स रहते हैं, उन प्लांट से आपको क्या होता है, ये मिलता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इस कॉटन को क्या करते हैं, इंसुलेटर जैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी कुछ जगह डायरेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह इसको क्या करते हैं, इम्प्रिग्नेशन करते हैं। इम्प्रिग्नेशन मतलब मैं आपको पहले ही बताया हूँ, एक ऑयल में क्या करते हैं, इसको डुबा के उसके बाद इसे सुखाएंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं, किसी ऑयल में या किसी वैनिशेस में इसको डुबाते हैं। कॉटन जब आपको मिलता है तो इसको किसी ऑयल में या किसी वैनिश में डुबा के निकालेंगे, उसके बाद इसको किसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो वो ऑयल में डुबाने का जो प्रोसेस होता है उसी को इम्प्रिग्नेशन बोलते हैं। तो कॉटन का ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉटन में छोटे छोटे होल्स रहते हैं, तो उसकी वजह से वो मॉइस्चर या वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। और आपको मैं सबसे पहले बताया था जब आपको इंसुलेटिंग मटेरियल्स बता रहा था कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स वाटर को कम ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन कॉटन थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लेगा अगर आप कॉटन को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो इसलिए वो उसमें उसका जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, मतलब पानी को ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रिग्नेशन करते हैं। तो इम्प्रिग्नेशन करने से क्या होगा, इसका जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, पानी को ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉपर के बारे में है। कॉपर एक नेचुरल फाइबरस मटेरियल है और ये आपको प्लांट्स में मिलेगा और एक अच्छा इंसुलेटर ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन इम्प्रिग्नेशन करने के बाद यूज़ करते हैं। इम्प्रिग्नेशन मतलब पानी ऑयल में डुबाना। क्यों ऑयल में डुबाते हैं, क्योंकि इम्प्रिग्नेशन करने से इसका जो वाटर को ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉटन के बारे में है, ठीक है। तो आप कॉटन का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। अगर आप कॉटन का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो इसका बहुत कम ही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो कॉटन का प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या देख सकते हैं कि आप कॉटन को कितना टेम्परेचर तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो आपका कॉटन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो आपका क्या है, 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कॉटन को यूज़ कर सकते हैं। उतना टेम्परेचर में अगर आप कॉटन को एक इंसुलेटिंग मटेरियल से यूज़ करेंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर में यूज़ करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और कॉटन का एक बेकार प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हाइग्रोस्कोपिसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये पानी को, क्योंकि आपका कपड़ा देखेंगे कॉटन का कपड़ा तो वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है ना। तो कॉटन का एक बुरा प्रॉपर्टी क्या है, ये पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि कॉटन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रिग्नेशन करना पड़ेगा, ताकि इसका जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है कितना रहता है, ये आपका लगभग रहता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना ज़्यादा पानी को ये ऑब्जर्व कर सकता है। तो इस हाइग्रोस्कोपिसिटी को कम करने के लिए, पानी को ऑब्जर्व करने का प्रॉपर्टी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉटन को इम्प्रिग्नेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉटन के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस भी देख लेंगे कॉटन का, इलेक्ट्रिकल में कहाँ यूज़ होता है। तो अगर आप कॉटन का एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, अगर आप कॉटन का एप्लीकेशंस देखेंगे तो ये आप एक छोटे छोटे कॉइल्स जो रहते हैं, उस कॉइल्स जैसा आपका फ़ैन में छोटे कॉइल्स रहते हैं, तो उस कॉइल्स के ऊपर इंसुलेशन जैसा आप लोग कॉटन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास कोई स्मॉल मोटर है
या कोई मीडियम मोटर है, ठीक है, स्मॉल या मीडियम मोटर है, तो इस मोटर को इंसुलेशन करने के लिए, मोटर का वाइंडिंग्स के ऊपर इंसुलेशन करने के लिए भी कॉपर को यूज़ कर सकते हो। या स्मॉल या मीडियम जनरेटर है, या स्मॉल या मीडियम ट्रांसफार्मर है, मतलब छोटे ट्रांसफार्मर्स या छोटे मोटर्स या छोटे जनरेटर्स में जो वाइंडिंग्स रहते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन के लिए हम लोग कॉटन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉटन के बारे में है, ठीक है। तो यह है अब ये समझने के बाद हम लोग एक और मटेरियल देखेंगे जो है हमारा ग्लास का, ये ग्लास होता है उसको एपॉक्सी ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो एक और मटेरियल हम लोग क्या देखेंगे, एपॉक्सी ग्लास के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्लास बीच में आ गया, ठीक है। तो एपॉक्सी ग्लास क्या होता है, ठीक है। तो ये ग्लास ही होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग लेयर का ग्लास फाइबर का अलग अलग, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, डिपेंड होता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा अलग अलग ग्लास का लेयर्स लेते हैं और इन सबको हम लोग क्या करते हैं, एपॉक्सी रेजिन के साथ बाइंड कर देते हैं, एपॉक्सी रेजिन यूज़ करके, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन यूज़ करके इसको बाइंड कर देते हैं, तो तब जो आपका ग्लास बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपॉक्सी ग्लास बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्लास फाइबर का अलग अलग लेयर है और इन सारे लेयर्स के बीच में एपॉक्सी रेजिन डाला गया है ताकि ये जूझ सके, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये जो एपॉक्सी ग्लास है, मतलब ग्लास के अलग अलग लेयर्स को एपॉक्सी यूज़ करके बाइंड करके हम जो मटेरियल बनाते हैं उसका एपॉक्सी ग्लास बोल रहे हैं। तो इसका अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है वो आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा, मतलब बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और अगर आप इसका रेसिस्टिविटी देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसका रेसिस्टिविटी देखेंगे तो एपॉक्सी ग्लास का रेसिस्टिविटी कितना होगा, 10⁻14 वो मीटर रहेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा रेसिस्टिविटी भी है, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो एपॉक्सी ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है वो आपका 0.4 किलोवोल्ट पर mm, ठीक है। इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन एक्सेप्टेबल है, इंसुलेटर्स को इतना बहुत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रह सकता है, ठीक है। और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी को ऑब्जर्व नहीं करता, तो और भी अच्छी बात है क्योंकि इंसुलेटर्स पानी को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। और ये हाई केमिकल रेसिस्टेंट है, मतलब ये केमिकल्स के साथ ये वो नहीं होते, रिएक्ट नहीं होते, तो हाई केमिकल रेसिस्टेंस, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो अब ये एपॉक्सी ग्लास यूज़ कहाँ करते हैं, अब प्रॉपर्टीज तो देख लिए भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, रेसिस्टिविटी 10⁻14 वो मीटर है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 0.4 किलोवोल्ट पर mm है, पानी को ऑब्जर्व नहीं करता भाई, नॉन हाइग्रोस्कोपिक बोले है। उसके बाद हम लोगों ने बोला है कि हाई केमिकल रेसिस्टेंस है, तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका अप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये भी हमको देखना है ना। तो अगर आप देखेंगे इसका अप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप इसका एप्लीकेशंस देखेंगे तो इसको हम लोग पीसीबीस में, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो आपका मोबाइल में जो बोर्ड्स रहते हैं या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देंगे उसमें एक पीसीबी रहता है, ठीक है। तो वो पीसीबीस को बनाने के लिए पीसीबीस का जो बेस मटेरियल रहता है जिसके ऊपर पूरा सर्किट प्रिंट होता है, तो एक बोर्ड रहता है, उस बोर्ड के ऊपर पूरा सर्किट प्रिंट होता है, तो वो बेस मटेरियल है वो आपका एपॉक्सी ग्लास से बनता है, ठीक है। तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं उनके केसेस बनाने में भी ग्लास का यूज या एपॉक्सी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। और उनका जो टर्मिनल्स रहते हैं, मान लो मेरे पास कोई वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का 2 टर्मिनल्स रहेंगे, एक में फेस कनेक्ट करेंगे, एक में न्यूट्रल लगाएंगे, तभी ये वोल्ट मीटर उस लाइन का वोल्टेज बताएगा। तो ये जो टर्मिनल्स रहते हैं जहाँ पे हम एक्सटर्नल वॉइस कनेक्ट करते हैं मेजर करने के लिए, तो ये जो टर्मिनल्स रहते हैं, तो ये जो टर्मिनल्स जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल वाइज कनेक्ट करके उनका वोल्टेज नापते हैं, तो ये टर्मिनल्स के पास भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एपॉक्सी ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एपॉक्सी ग्लास के बारे में है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर से एक और फाइबरस मटेरियल में घुसेंगे, ठीक है। तो एक और फाइबरस मटेरियल में जाएंगे, ठीक है। तो एक और हम जो फाइबरस मटेरियल में जाने वाले हैं वो है हमारा ड्राई पेपर, या उसको सिर्फ आप पेपर बोल सकते हो, ठीक है।
तो अब हम लोग ड्राई पेपर या पेपर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब सबको पता है आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, पेड़ से। तो कुछ पेड़ के अंदर, हर एक बहुत सारे पेड़ के अंदर क्या होंगे आपको, एक सेलुलोज रहता है, ठीक है। सेलुलोज नाम का एक कंपाउंड रहता है पेड़ में, तो उस सेलुलोज से क्या होता है, वुड आता है, ठीक है। तो इसी सेलुलोज से आपका वुड बनता है, ठीक है। तो इस वुड को हम लोग क्या करेंगे, पहले पल्पिंग करेंगे, ठीक है, पल्पिंग करेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, रोलर्स के ऊपर, पल्पिंग मतलब इससे जूस निकालेंगे, इसको अच्छे से प्रेस करके इससे जूस निकालेंगे। उसके बाद इस जो जूस निकलता है, पल्प निकलता है, उस पल्प को हम लोग क्या करेंगे, रोलर्स के ऊपर सेंड करेंगे। जब इनको हम लोग रोलर्स के ऊपर सेंड करेंगे तो तब हमारा फाइनली क्या होगा, एक पेपर बनेगा, ठीक है। तो पेपर मतलब क्या होता है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज रहता है, तो वो सेलुलोज मेनली वुड बनाने का काम करता है। तो उस सेलुलोज को हम लोग अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि उसका पल्प निकल जाए, और उस पल्प को हम लोग क्या करेंगे, रोलर्स के ऊपर भेजेंगे। उसके बाद उनको थोड़ा हीट करने के बाद हमारा क्या होता है, पेपर बनता है, ठीक है। तो पेपर बनाने का हम लोगों को नहीं, हम लोग पहले पेपर का प्रॉपर्टीज़ देखना है, ठीक है। तो पेपर का अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है, अगर आप पेपर का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो पहला देखेंगे इसका रेजिस्टिविटी कितना रहता है पेपर, क्योंकि पेपर को इंसुलेटिंग मटेरियल्स में यूज़ करते हैं कुछ जगह। तो पेपर का रेजिस्टिविटी कितना होता है, तो पेपर का जो रेजिस्टिविटी रहता है वो 10⁵ से लेके 10⁻10 ओम मीटर रहता है, ठीक है। तो पेपर का रेजिस्टिविटी 10⁵ से लेके 10⁻10 ओम मीटर रहता है। तो ठीक है, सही है इसका, ठीक है। उसके बाद पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है, वो आपका कितना रहता है, 0.16 kV/mm। सही है, थोड़ा बहुत अच्छा इसका रेजिस्टिविटी भी है। और ये हाई हाइग्रोस्कोपिसिटी है, ठीक है इसमें। लेकिन पेपर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्या है, जैसा आपका कॉटन में प्रॉब्लम है, वैसे ही पेपर में भी एक प्रॉब्लम क्या है, ये हाई हाइग्रोस्कोपिसिटी है, मतलब ये पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। और ये हाई इन्फ्लेमेबल है, मतलब ये जल्दी इसमें आग भी लगने का लगने लग सकता है, ठीक है। तो पेपर का रेजिस्टिविटी अच्छा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं इंसुलेटर में। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पेपर का जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, मतलब पानी को ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, वो पानी को ऑब्जर्व करता है। और ये हाई इन्फ्लेमेबल, मतलब इसमें आग भी लग सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये ड्राई पेपर का अपना लिमिटेशंस तो दो है, लेकिन तब भी ये ड्राई पेपर यूज़ कहाँ होता है। तो अगर आप इस पेपर का एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस पेपर का एप्लीकेशंस देखेंगे तो क्योंकि मैं आप देखिए इसमें पानी आ जाएगा तो ये ख़राब हो, इसमें ये पानी ऑब्जर्व कर लेगा तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और इसमें आग भी लगने का चांसेस है। तो इसको कुछ ही जगह में यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपका जो टेलीफोन केबल्स रहते हैं, ठीक है, टेलीफोन का जो केबल्स रहते हैं, अब तो ऑप्टिकल केबल्स आ गए, लेकिन पहले का जो टेलीफोन केबल्स रहते हैं, ठीक है, अब जो केबल्स आए बहुत सारी जगह ऑप्टिकल केबल से रिप्लेस हो गया, लेकिन पहले जो केमिकल टेलीफोन का जो केबल्स आते थे वो उसमें पेपर को यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स में जो लैब में यूज़ करते हैं, छोटे, जैसा कि लैब में आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हो वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए किसी सर्क्यूट को, तो वो जो ऑटो ट्रांसफार्मर छोटा सा ट्रांसफार्मर है उसमें वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन के लिए पेपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करते, ठीक है, बहुत ही कम जगह यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर पानी को ऑब्जर्व कर रहा है भाई, ये अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से, ठीक है, पेपर का ये जो दो लिमिटेशंस है, पानी को ऑब्जर्व करना और इसमें आग लग जाना, तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से पेपर को कम यूज़ किया जा रहा था। तो इसके वजह से हमारा एक और पेपर आया, ठीक है, वो कुछ नया पेपर नहीं है, पेपर को ही थोड़ा बहुत इम्प्रिग्नेशन किए हैं, ठीक है। तो पेपर को थोड़ा बहुत इम्प्रिग्नेशन करते हैं ताकि इसका हाइग्रोस्कोपिसिटी कब कम हो, तो तब हमारा जो नया पेपर बनता है वो हमारा क्या बनता है, इम्प्रिग्नेटेड पेपर बनता है, ठीक है। तो कौन सा पेपर बनता है, इम्प्रिग्नेटेड पेपर बनता है, ठीक है। तो इम्प्रिग्नेटेड पेपर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपका देखिए ड्राई पेपर में कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना, उसमें पानी अब्जॉर्ब हो जा रहा है और वो आग लग जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वो लिमिटेशंस को कम करने के लिए आपका नॉर्मल जो पेपर ड्राई पेपर है उसको क्या करते हैं, एक ऑयल में, एक इंसुलेटिंग ऑयल में या वार्निश में उस पेपर को क्या करते हैं, डुबाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम को डुबा के उसके बाद इस पेपर को बाहर निकालते हैं। उसके बाद इसको जब आप ड्राई करेंगे उसके बाद इस पेपर को आप यूज़ करेंगे, तो ये जो पेपर है इस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं,
इम्प्रिग्नेटेड पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो इस पेपर का क्या फ़ायदा, आप ऑयल में या वार्निश में डुबाने के बाद इस पेपर में क्या खासियत आ गया, ठीक है। तो इस पेपर का क्या एडवांटेज है, तो इसको पानी में डुबाने की वजह से, मतलब इम्प्रिग्नेशन करने की वजह से, पानी में डुबाना मतलब इम्प्रिग्नेशन करना, तो इस पेपर को इम्प्रिग्नेशन करने की वजह से क्या हो रहा है कि इस पेपर में जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, मतलब पानी को ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी है, जब पेपर को मैं ऑयल में डुबा के उसके बाद इसको मैं ड्राई किया हूँ, तो ये पानी में डुबाने का जो प्रोसेस है इम्प्रिग्नेशन करने का किए है, तो ये इम्प्रिग्नेशन करने की वजह से इस पेपर का जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, मतलब इस पेपर का जो पानी को ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी है, वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अब ये पेपर पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्योंकि पेपर का अंदर जो भी पोरस है, पानी को ऑब्जर्व करने का जो भी है वो ऑयल से फिल हो गया, तो ये नहीं का। और इसमें इनफ्लेमेबल भी होता है, क्योंकि इसमें ऑयल को डुबाया, और ये ऑयल्स इनफ्लेमेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। ये ऑयल्स में आग नहीं लगते, तो ये ऑयल्स का कोटिंग बन जाता है पेपर के ऊपर। पेपर को इस ऑयल में डुबाया हूँ तो पेपर के ऊपर इस ऑयल का कोटिंग बन जाता है, तो इस ऑयल का कोटिंग बनने की वजह से ये आपका आग भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इम्प्रिग्नेशन बता ही दिया हूँ, तो अब इस इम्प्रिग्नेटेड पेपर का प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें पहला प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, और ये केमिकल रेसिस्टेंस भी हो गया भाई, अच्छी बात है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी इसका पहले से इम्प्रूव हो जाता है, और इसका हाइग्रोस्कोपिसिटी कम हो जाता है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक लॉस रहता है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल पेपर से कंपेयर करो जिसका सारे प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल पेपर से इसका ज़्यादा हो जाता है, केमिकल रेजिस्टेंस भी हो जाता है, और नॉर्मल पेपर का आपका अगर आप देखते हैं, नॉर्मल पेपर का जो पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा हो गया, ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी इसका इंप्रूव हो गया, और पहले नॉर्मल पेपर का हाइग्रोस्कोपिसिटी ज़्यादा था, पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करता था, लेकिन यहाँ पर ये पानी को कम ऑब्जर्व करने लगेगा, और ये डाइलेक्ट्रिक लॉस भी इसमें कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका इम्प्रिग्नेटेड पेपर का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो अब आप इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, ये इम्प्रिग्नेटेड पेपर को कहाँ यूज़ करते हैं, अगर आप इसका एप्लीकेशंस देखेंगे तो इम्प्रिग्नेटेड पेपर को हम लोग क्या करेंगे, अंडरग्राउंड केबल्स, जो नीचे अंडरग्राउंड केबल्स रहते हैं, जैसा कि आपका 200 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट का जो अंडरग्राउंड केबल्स रहते हैं, कुछ जगह अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ करते हैं, तो अंडरग्राउंड केबल्स का में इंसुलेशन के लिए इम्प्रिग्नेटेड पेपर को यूज़ करते हैं। और कैपेसिटर्स में भी क्या करते हैं, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जैसा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इम्प्रिग्नेटेड पेपर को अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इम्प्रिग्नेटेड पेपर के बारे में है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर जानना है, ठीक है, तो एक और होता है, उसको वार्निश बोलते हैं, क्योंकि हर बार मैं बता रहा हूँ पानी में, ऑयल में या वैनिश में डुबाते हैं, तो वैनिश भी देख लीजिए, वैनिश में क्यों डुबाते हैं, वैनिश का क्या इतना अच्छा प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। बल्कि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानने से कुछ जाएगा है नहीं, ठीक है। तो अगर आप वैनिशेस देखेंगे तो वैनिश क्या होता है, ये नॉर्मली ये मटेरियल आपको कैसा मिलेगा, आपका कोई ऑयल को या अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल को या ऑयल को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। जब आप इसको डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, जब अल्कोहल या ऑयल को आप डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तब आपका क्या बनता है, ये वैनिश बनता है, ठीक है। ऑयल या अल्कोहल को जब हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तब हमारा क्या होता है, ये वैनिश होता है। और इस वैनिश को कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली इम्प्रिग्नेशन में। जैसा आपको बताया था कि कॉटन को इम्प्रिग्नेशन किया जाता है या पेपर को इम्प्रिग्नेशन किया जाता है, मतलब कॉटन या पेपर को ऑयल में या वैनिश में डुबाया जाता है, ताकि उनका जो हाइग्रोस्कोपिसिटी है, पानी को ऑब्जर्व करने का जो प्रॉपर्टी है, वो कम हो सके, ठीक है। तो इम्प्रिग्नेशन करने के लिए क्या होता है, वैनिशेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो और सरफेस के ऊपर कोटिंग करने के लिए भी, ठीक है, सरफेस के ऊपर कोटिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और चिपकाने के लिए भी कुछ जगह यूज़ करते हैं, लेकिन इम्प्रिग्नेशन और सरफेस कोटिंग के लिए हम लोग वैनिशेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो वैनिश का क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको समझ में आ गया होगा, वैनिश मेनली इम्प्रिग्नेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप वैनिश का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल है तो भाई ट्रांसपेरेंट रहेगा ही, और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है,
तो इसके वजह से इसमें इम्प्लीकेशन किया जाता है, क्योंकि वैनिश नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब वैनिश आपका पेपर को ऑब्जर्व नहीं करता, पानी को ऑब्जर्व नहीं करता। तो अगर इसमें मैं पेपर डुबाऊंगा तो पेपर का जो पानी ऑब्जर्व करने वाला प्रॉपर्टी है वो ये वैनिश क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इसलिए वैनिश को यूज़ करते हैं, क्योंकि वैनिश नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये पानी को ऑब्जर्व ही नहीं करता। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है, अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो नॉर्मली तो पता है इम्प्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पेपर को या कॉटन को। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी वही, एप्लीकेशन वही लिख लेंगे, पेपर और कॉटन को इम्प्रीग्नेशन करने के लिए, ताकि उनका हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है, कम हो जाए। तो पेपर या कॉटन को इम्प्रीग्नेशन करने के लिए हम लोग वैनिश को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन क्या बोल सकते हैं, आपको जो वाइंडिंग्स रहते हैं, तो कुछ कॉपर वाइंडिंग है या एल्यूमिनियम वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग के ऊपर भी वैनिश का कोटिंग डाला जाता है ताकि एक्स्ट्रा इंसुलेशन का ज़रूरत ना पड़े। मान लो कोई छोटा सा डिवाइस है, उसमें मेरे पास इतना जगह नहीं है कि उसके ऊपर मैं पेपर का इंसुलेशन डालूँ या किसी और इंसुलेटिंग मटेरियल डाल सकूँ, तो वैसा जगह में मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें जो वाइंडिंग यूज़ करूँगा उस वाइंडिंग के ऊपर मैं अगर वैनिश का कोटिंग डाल दूंगा, ठीक है, तो वही वैनिश आपका वहाँ पे क्या करेगा, इंसुलेशन जैसा काम करेगा, ताकि वहाँ पे कोई और इंसुलेशन का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो वैनिश को हम लोग मेनली इम्प्रीगेशन, पेपर या कॉटन का इम्प्रीगेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, साथों साथ वाइंडिंग के ऊपर कोटिंग करने के लिए भी हम लोग वैनिश का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दोनों मिला के आपका एक ही टॉपिक के अंदर मैं बोला था। हम लोग पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखे थे, उसके बाद हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स देखे थे। तो यहाँ पे हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स ख़त्म हो जाता है। तो अब अगले वीडियो से हम लोग अगले क्लास से हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल्स ख़त्म होता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू।